हेलो चैम्पियंस, कैसे आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज 10th की केमिस्ट्री जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री में क्या क्या टर्म आते हैं उसको जान लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो लेट्स बिगिन द क्लास। बेसिक केमिस्ट्री आखिर इसमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ेंगे साइंस क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ साइंस क्या होता है, फिर साइंस में जो मैटर होते हैं एंड स्टेट ऑफ मैटर, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस आखिर होता क्या है। साइंस जो है लैटिन शब्द साइंटियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। ये सब हमारे केमिस्ट्री के ये सब हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस हम लोग नॉलेज प्राप्त करना है ताकि 10th की केमिस्ट्री में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो विज्ञान साइंस जो है लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, और इसका हिंदी मीनिंग होता है विज्ञान। विज्ञान जो है दो शब्द बी प्लस ज्ञान विशेष। बी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त करना, यानी मनुष्य अपने अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ साइंस, यानी साइंस के प्रकार। तो साइंस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस आखिर होता क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल साइंस। एग्जाम्पल में फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा। यानी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री किस साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो फिजिकल साइंस। किस साइंस के अंतर्गत, फिजिकल साइंस। तो इसमें आता है हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स जो है हमारा फ्यूसिस शब्द, यानी ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति। यानी प्रकृति तथा प्रकृति में प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन जो हम करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट हम चलेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है हमारा अल्कीमिया से लिया गया है, यानी जैसे फिजिक्स जो हमारा फ्यूसिस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, वैसे ही हमारी केमिस्ट्री जो है वो अल्कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी या काले रंग की भूमि। अब हमारा होता है कि केमिस्ट्री आखिर होता क्या है। तो केमिस्ट्री यानी सरल शब्दों में हम जानेंगे कि केमिस्ट्री आखिर होता क्या, बिकॉज ये हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र करने का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। अब रसायन के बारे में अध्ययन कैसे करेंगे, जैसे उसकी संरचनाएं कैसी होती है, उसके संगठन क्या होते हैं, किस किस पदार्थ से मिलकर बना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एटसेट्रा। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस आखिर होता क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सजीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। और इसमें हम लोग पढ़ना है बायोलॉजी, आता है जूलॉजी एटसेट्रा। तो हम लोग 10th क्लास में यही पढ़ना है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी आखिर होता क्या है, तो बायो का मतलब होता है जीव, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, यानी जीवों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं बायोलॉजी। अब हम लोग चलेंगे मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का मतलब पदार्थ, स्टेट ऑफ मैटर का मतलब पदार्थ की अवस्था है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं, कोई सॉलिड फॉर्म में होता है, कोई लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई गैस फॉर्म में होता है। तो वही हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले पढ़ेंगे पदार्थ होता क्या है। पदार्थ का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा बोर्ड क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ है तो क्या है, इसके पास खुद का क्या है, द्रव्यमान है, और दूसरा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्थान को छेक रहा है। तो जो वस्तु, यदि कोई पदार्थ वस्तु है तो वस्तु कैसे, यदि वो स्थान छेके तथा उसके पास खुद का द्रव्यमान हो तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ। अब पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, मुख्यतः 3 होता है 5, बट पढ़ना हमको मुख्य रूप से 3। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अब हम लोग जानेंगे कि ठोस क्या होता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या होता है, आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे ये क्या है, ठोस पदार्थ है, ये क्या है, ठोस पदार्थ है। इसका क्या है, आकार फिक्स है, इसका आयतन भी क्या है, फिक्स। आकार और आयतन फिक्स होगा, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसके जो क्या है, मॉलिक्यूल। कोई भी पदार्थ होता है क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या है,
पार्टिकल सब क्या है, एक दूसरे से इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिस कारण एक पदार्थ के कणों को क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से यानी बहुत आकर्षण बल से इसको पकड़े हुए है। इस कारण इसका आकार और आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे आ रहा है लिक्विड। लिक्विड में बोल रहा है आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित। अब आयतन जैसा हम लोग लिए 1 लीटर पानी, उसको हम क्या करें, विभिन्न पात्र जैसे अलग अलग बर्तनों में रखेंगे तो उसका आकार क्या होगा, चेंज होता है। जैसे गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ग्रहण करेगा, लोटा में रखेंगे तो लोटा का आकार ग्रहण करेगा। जैसे जैसे हम बर्तन चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका आकार चेंज होता जाएगा। लेकिन आयतन यानी 1 लीटर पानी है तो वो हमेशा क्या होगा, 1 लीटर ही होगा। तो यही होता है द्रव, कि जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, उससे क्या कहते हैं, द्रव। अब इसमें आता है इसका मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पे कण, पार्टिकल। तो पार्टिकल जो है इसका क्या है, कुछ दूरी पे है, कुछ दूरी पे है, यानी इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतराणिक बल जो है वो क्या है, ठोस की तुलना में कम है, ठोस की तुलना में कम है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, अधिक दबा नहीं सकते, इसको भी अधिक दबा नहीं सकते। अब आता है हमारा गैस। गैस क्या होता है कि जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित, उसे हम क्या कहते हैं, गैस। उसे क्या कहते हैं, गैस। जैसे इसमें पार्टिकल है तो इसमें पार्टिकल क्या होता है, बहुत अधिक दूरी पे होता है, बहुत अधिक दूरी पे होता है, जिसे इसको क्या कहते हैं, गैस। और इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या है, बहुत बहुत कम होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक किसमें होता है, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। अब आता है कि इसके अंदर जो द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी वस्तु का वजन किसका अधिक होता है, तो ठोस का वजन क्या होता है, सबसे अधिक, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद आता है गैस। समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो यदि हम मान लें 5 kg वस्तु को रख रहे हैं, यहाँ पे 5 लीटर, यहाँ पे 5 kg एक वस्तु है, यहाँ पे 5 लीटर कोई द्रव है और यहाँ पे क्या है, 5 लीटर गैस है। तब इसको हम 5 किलो द्रव 5 kg वजन को जब उठाएंगे तो हमको क्या होगा, थोड़ा भारी महसूस होगा। पानी को उठाएंगे उससे कम भारी महसूस होगा और गैस को आसानी से हम उठा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि सॉलिड के पास इसका जो वेट होता है, इसका द्रव्यमान होता है अधिक होता है, द्रव के पास ठोस की तुलना में कम होता है, और गैस के पास ठोस तथा द्रव दोनों की तुलना में कम होता है। अब आगे हम चलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी हमारा जो एटम है, हमारा एटम किस किस चीज़ से मिलकर बना है। ऐसा हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उनका क्या मत है कि जो हमारा एटम है वो क्या है, सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम कण है यानी इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको सबसे सूक्ष्मतम कण है, यानी ये छोटा से छोटा कण है। परंतु जैसे जैसे वैज्ञानिक आगे आते गए तो उन्होंने क्या बोला कि ये छोटा कण नहीं है, ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है। हमारा परमाणु जो है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई। तब हम जानेंगे इसमें बीच में जो होता है ये क्या होता है, नाभिक। इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो पार्टिकल यानी हमारा एटम जो है वो किस किस पार्टिकल से मिलकर बना है। तो पहला आता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जो होता है तो इस पे चार्ज, ये वाला हमारा जो है वो चार्ज का है, ये वाला जो है हमारा मास का है। इधर अभी हम लिखेंगे साइंटिस्ट, यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज किस किस साइंटिस्ट ने किया था। तो पहले हम जानेंगे कि ये जो हमारा नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो गति किसके कारण कर रहा है, तो इसके अंदर एक लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, नाभिक की ओर आकर्षित हो रहा है, नाभिक की ओर आकर्षित हो रहा है, जिस कारण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, नेगेटिव। अब आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव। एक आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो। नेट आवेश क्या होता है, जीरो। न्यूट्रॉन पे नेट आवेश जीरो। अब ध्यान देंगे, अब नाभिक में जो आता है वो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। इसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इसके सम्मिलित रूप को यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यदि साथ में तो उसको कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। आई होप इतना टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब इलेक्ट्रॉन ये जो चक्कर लगाते थे, यही क्या करते हैं, एक कक्ष से निकलकर दूसरे कक्ष में जाते हैं और दूसरे कक्ष से यानी अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते रहते हैं या इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से दे देते हैं दूसरे एलिमेंट को। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होता है, कब स्टेबल नहीं होता है। तो पहले पढ़ेंगे हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो अभी बताए क्या होता है, 0। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, प्लस। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, माइनस। तो अब यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रॉन पे 0, प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे देखने के बाद क्या है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। अब देखेंगे इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो अलग होता है। तो 9.1 × 10⁻31 kg। अब आते हैं कि इसकी खोज किस किस वैज्ञानिक ने की थी। इसका एक सिंपल ट्रिक आता है, ईटा पर नाच। ईटा पर नाच। अब इस ट्रिक से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ई से हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टा से थॉम्सन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉम्सन। जे थॉम्सन या थॉम्सन दोनों होता है, जे थॉम्सन या थॉम्सन, जे थॉम्सन या थॉम्सन। सेकेंड हमारा आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। इस ट्रिक के सहारे हम लोग याद कर सकते हैं कि इसका खोज किस वैज्ञानिक ने, किस पार्टिकल का खोज किया था। तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज, सॉरी गलती हो चुका है, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो जे थॉम्सन। प्रोटॉन का रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। इसका हो गया जेम्स चैडविक। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो इस ट्रिक के सहारे हम लोग याद कर सकते हैं। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉम्सन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो सब एटॉमिक पार्टिकल यानी हमारा एटम किस किस चीज़ से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में जो होता है वो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। तो इसका जो नेचर होता है वो कैसे होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता और प्रोटॉन पे प्लस। यानी हमारा नाभिक किसके भांति व्यवहार करता है, धनावेश के भांति। यानी नाभिक की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, धनावेशित होती है। और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी प्रकृति कैसी होती है, माइनस। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़े होंगे कि प्लस माइनस जो होता है अपोजिट चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। आई होप आप सभी इस टॉपिक को समझ गए होंगे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब इस समय हमारा आ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस पे देखेंगे कि आवेश किस पे अधिक होता है और किस पे आवेश कम होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे आवेश कैसे होता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल और इसी में हमको आगे पढ़ना है, अभी इसी के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि किसी भी परमाणु को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि एक्स कोई एलिमेंट लिया और यहाँ पे आता है जेड ए। जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक।
एंड ए का मतलब होता है एटॉमिक मास। अब परमाणु के जैसे हमने लिया इन ए का कितना होता है 11, इसका होता है 22। आई होप समझ रहे होंगे। तो सोडियम का जो होता है परमाणु संख्या 11 और एटॉमिक मास 22, 11 दूना 22 1 23। तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है और परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो जेड से सूचित करते हैं परमाणु क्रमांक को, और ए का मतलब एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास कितना हो गया इसका 13। अब आता है यहाँ पे हमारा जो एटॉमिक मास है किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। तो अब यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन आखिर इस पर होता कितना है, तो जितना इलेक्ट्रॉन इसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही इस पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब कि परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही उस पर क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए माइनस पी। ए का वैल्यू कितना है इसका 23, पी का वैल्यू कितना है 11, यानी माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी इस पर न्यूट्रॉन कितना है 12, न्यूट्रॉन 12, एटॉमिक मास 23 एंड इसका परमाणु क्रमांक 11। तो इसके आधार पर हम पढ़ेंगे चार्ज किस पे अधिक होता है, जैसे न्यूट्रॉन। एक आएगा न्यूट्रॉन, यहाँ पे पढ़ेंगे केटायन, एक पढ़ेंगे एनायन, एक पढ़ेंगे एनायन। अब ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन पे क्या होता है कोई आवेश नहीं होता, यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। सेकेंड आता है हमारा केटायन पे क्या होता है प्लस, एनायन पे क्या होता है माइनस, एनायन पर माइनस, यानी प्लस कहने का मतलब इस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा इस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रोटॉन की तुलना में कम होगा, और यहाँ पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा अधिक और प्रोटॉन क्या होगा कम। जैसे यहाँ पे हम चलेंगे तो इधर और इधर बराबर होता है, इसका नेट आवेश क्या होता है 0। इस पे हम जाएंगे जैसे Na प्लस कहने का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन कितना है 11 और प्रोटॉन 10। इस पे चलेंगे तो ये हो जाएगा Cl माइनस, इस पे होगा इलेक्ट्रॉन 17 और प्रोटॉन कितना हो जाएगा 17 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। तो आई होप ये सभी आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब चलते हैं हम कि इसके एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो बोर-बरी के अनुसार इसको हम किस का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, यानी प्रथम ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इस फार्मूला के आधार पे तो n बराबर 1, इसका कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो 2 × 1 स्क्वायर यानी 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, n = 2 करने का मतलब इसके सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 × 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8, यानी सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना होगा 8। ऐसे ही n = 3, तो 2 × 3 स्क्वायर 2 × 9 = 18, यानी थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18। तो आई होप आप सभी समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे ऑर्बिट आगे जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा चेंज होते जाएगा। अब हम लोग चलते हैं किसी भी, अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक और समभारी क्या होता है, यानी आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स।
आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं समस्थानिक, सॉरी हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, और इसको बोलते हैं समभारिक। अब समस्थानिक क्या होता है, इसमें आ रहा है स्थान, सम का मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर और स्थान का मतलब इसका परमाणु संख्या। तो जिसका परमाणु संख्या समान हो और एटॉमिक मास इसका क्या हो अलग अलग, उसको हम क्या बोलते हैं समस्थानिक। यानी इसमें जेड जो होगा वो क्या होगा सेम, और इसमें ए जो होगा वो क्या होगा सेम, क्योंकि इसमें आ रहा है समभारिक। भार का मतलब होता है एटॉमिक मास और सम का मतलब समान। तो जिसका एटॉमिक मास क्या हो समान, यानी परमाणु द्रव्यमान समान हो उसको कहेंगे समभारिक, और जिसका परमाणु क्रमांक समान हो उसको कहेंगे समस्थानिक। इसको एक एग्जाम्पल के तहत हम समझेंगे, जैसे हमारा होता है हाइड्रोजन। तो जैसे हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है 3, जिसका सबका क्या है परमाणु संख्या समान है, बट यहाँ पे इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है अलग अलग। तो इसको हम क्या कहेंगे समस्थानिक, समस्थानिक। अब आता है समभारिक। समभारिक कहने का मतलब जिसका एटॉमिक मास क्या हो सेम, परंतु परमाणु संख्या क्या हो इसका भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, एक है कार्बन दूसरा है नाइट्रोजन, इसका परमाणु संख्या नीचे वाला अभी क्या बताया था, जैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे जेड यहाँ पे ए बता रहा था एटॉमिक मास को, जेड बता रहा था परमाणु क्रमांक को। तो परमाणु क्रमांक इसका क्या है अलग अलग, परमाणु क्रमांक इसका क्या है अलग अलग, और इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है समान है। इस कारण ये किसके अंतर्गत आएगा आइसोबार्स। यानी समभारिक कहने का मतलब एटॉमिक मास समान होना चाहिए, और समस्थानिक कहने का मतलब परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आता है कि किसी भी कंपाउंड को हम स्टेबल कैसे करते हैं, किसी भी कंपाउंड को स्टेबल कैसे करते हैं। यानी एटम होगा तो क्या होगा स्टेबल नहीं होगा। तो प्रत्येक परमाणु चाहता है क्या, या प्रत्येक एलिमेंट या तो उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो भाई हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड फॉर्मेशन। अब ध्यान दीजिए कि केमिकल स्टेबिलिटी यानी कोई भी एटम जो है वो क्या होता है स्टेबल नहीं होता है। तो चाहता क्या है कि हम स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करता है अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करे, और अभिक्रिया करके क्या करता है कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यानी यौगिक का निर्माण करता है। वो भी 2 तरीके से करेगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 2 चीज़ आते हैं, एक होता है ड्यूप्लेट, एक आता है ओक्टेट। अब ड्यूप्लेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंतिम कक्षा में क्या हो 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। ओक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन, यदि बाहरी कक्षा में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो क्या है स्टेबल है। तो जैसे हम लोग सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होगा, तो इसको 2 8 1, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। Cl इसके परमाणु संख्या 17, 2 8 7, इसके बाहरी कक्षा में 7, यानी ये दोनों क्या है स्टेबल नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे वैसे ये क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे, जैसे हम लोग अभी समझेंगे। तब ये स्टेबल कैसे होते हैं।
तो आई होप ये दोनों आप समझ गए होंगे कि सोडियम का परमाणु संख्या 11, क्लोरीन का 17, 2 8 1, यानी इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों क्या है, नहीं तो ड्यूप्लेट का रूल फॉलो कर रहा है, नहीं ऑक्टेट का रूल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों को दोनों अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो ये क्या करेंगे, कंपाउंड का निर्माण करेंगे। कंपाउंड दो तरीके से होगा, एक होगा कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेंगे एंड सेकंड होगा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से दे देते हैं। और कोवैलेंट में क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। कोवैलेंट में साझेदारी करते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट, यानी कंपाउंड फॉर्मेशन दो तरीके से करते हैं। एक होते हैं आयनिक बॉन्ड के आयनिक बॉन्ड के तहत करते हैं एंड सेकंड जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के तहत करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन। अब ध्यान दीजिए आयनिक बंधन में क्या करते हैं। जैसे अभी ये वाला एग्जांपल बताए, Na, इसके परमाणु संख्या 11, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु संख्या क्लोरीन का 17, 2 8 7। अब ये क्या करता है, ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको दे देता है, ये वाला जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तब देगा तो ये क्या करेगा, Na इधर से होगा प्लस, इधर से आएगा Cl माइनस, क्यों, ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है इस कारण प्लस, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है इस कारण माइनस। अब दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, पूरी तरह से दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे पूरी तरह से देंगे तो ये क्या करेंगे, NaCl एक कंपाउंड का निर्माण करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, यही क्या होता है, नमक। इसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। रिफाइनरी के पश्चात इसको हम क्या करते हैं, खाने के नमक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एंड सेकंड जो हमारा आता है कोवैलेंट बॉन्ड, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये केवल और केवल बेसिक केमिस्ट्री है, यानी थोड़ा बहुत हम लोग जान जाएंगे केमिस्ट्री में आखिर क्या क्या चीज़ हमको आज आगे पढ़ना है। सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, यानी ये वाला जो है ये क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और देकर क्या कर रहा है, भूल जा रहा है। यानी मैंने आपको कुछ रुपया दिया और कितना दिया हमको याद नहीं है, तो वैसे इन दोनों के बीच आपस में क्या होता है, तालमेल होता है। 1 रुपया दिया तो इसको क्या है, जाओ ले जाओ कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इसके पास हो गया 8, इसके भी अंतिम कक्षा में हो गया 8। जैसे ये दिया तो इसके पास कितना हो जाएगा, 2 8, इसके पास कितना हो जाएगा, 2 8 8। आई होप समझ रहे होंगे। तो ऑक्टेट नियम का पालन कर रहा है 8, ये भी 8, इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक आता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को साझेदारी कराएंगे, हाइड्रोजन को साझेदारी करेंगे, यानी 2 हाइड्रोजन, एक लिए इधर से हाइड्रोजन, एक लिए इधर से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का आपस में साझेदारी कराएंगे। तो ये इधर से करेगा, एक इधर से करेगा, यानी ये क्या कहेगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे रहे हैं और आप 1 इलेक्ट्रॉन हमको दीजिए। तो वो मिलकर क्या करेंगे, ड्यूप्लेट का पालन करेंगे। यहाँ पे ऑक्टेट हो रहा था, यहाँ पे ड्यूप्लेट हो रहा है, यानी अब ये क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप समझ रहे होंगे। जैसे एक सेकेंड ले रहा है, कोई भी ले ले, जैसे हम ले रहा है O2, यहाँ पे है H2, यहाँ पे ले रहा है O2। तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 2 6। तो यहाँ पे ले रहे हैं हम ऑक्सीजन, इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। तो अब 6 को यहाँ पे डिनोट करेंगे, 6 हो गया। ये क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अब यहाँ पे ये करेगा, जैसे इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन था और इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अभी क्या कर रहा है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को मांग रहा है।
तो ये भी क्या कर रहा है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन दो, तो ये भी स्टेबल हो रहा है, ये भी स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें पार्टनरशिप होता है, फ़ायदा होगा तो बराबर, नुकसान होगा तो भी बराबर। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 ऑक्सीजन आपस में साझेदारी कर रहे हैं, और कैसा साझेदारी कर रहे हैं, कोवैलेंट, यानी हम जितना रुपया दे रहे हैं तो उतना रुपया तुम भी दो। तो यानी यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पहला इसको दे रहा है तो ये वाला भी क्या कर रहा है, उतना इलेक्ट्रॉन मुझे भी दो। तो यहाँ पे ये करके क्या कर रहा है, ओ डबल बॉन्ड ओ, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। जैसे एक आता है N3, तो N3 यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। तो इसके अंतिम कक्षा में कितना हो जाएगा, 2 5, यानी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। इसको करेंगे इधर 2, इधर होगा 3, इधर होगा 3, इधर से भी एक नाइट्रोजन लिए, इधर से भी कितना होगा 3। तब इसको भी कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसको भी कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। आई होप आप सभी समझ रहे हैं। यानी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है पृथ्वी पे, वो क्या चाहता है, स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए 2 कंडीशन, एक होगा ड्यूप्लेट और सेकंड होगा ऑक्टेट। तो ये भी क्या करेगा, ऑक्टेट नियम का पालन करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है 1 2 3, तो 3 बॉन्ड। अब इसमें जो होता है सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और सबसे वीकेस्ट जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इतना ही इस क्लास में रहने दे रहे हैं, और अब हम लोग, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये जितना भी क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक और एटॉमिक मास याद कर लीजिएगा, या मैं नेक्स्ट क्लास में या जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे आप लोगों को ऐसे करके बताते चलेंगे। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 8, कैल्शियम का 20, पोटेशियम का 19, आर्गन का 18, नियॉन का 10, ऐसे करके मैं बताते चलूँगा। बट आप लोग याद कर लीजिएगा तो आगे जो मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा उसमें आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जैसे सोडियम को संकेत यानी सिंबल क्या होता है, Na होता है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, O होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, N होता है, एटसेट्रा। तो ये सब पढ़ लेने से हमारा क्या होगा, तो केमिस्ट्री जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो आप लोग क्या होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू करेगा। केमिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग सब्जेक्ट है, बट मैं हूँ सब हैंडल करा दूँगा। अब इस क्लास में अब हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।